अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन ऑगस्टा, मेन। आज 7 जुलाई 2025 है, सोमवार मंडे का दिन है। एक इंटरेस्टिंग अहम डेवलपमेंट तो वो है जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जूनियर ऑफिसर, ग्रेजुएटिंग ऑफिसर से खिताब करते हुए उन्होंने हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ी धमकी लगाई है कि अगर हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस या पॉपुलेशन सेंटर्स पे किसी किस्म की एडवेंचरिज्म की गई तो उसके हिंदुस्तान के लिए बड़े डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। लेकिन और डेवलपमेंट्स की तरफ भी देख लें कि ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियां ने एक बड़ा सिग्निफिकेंट और अहम इंटरव्यू दिया अमेरिकन ब्रॉडकास्टर टकर कार्लसन को, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इसराइल की हुकूमत ने उन्हें असैसिनेट और कत्ल करने की कोशिश भी की, और उन्होंने वाज़ेह किया कि ये कोशिश अमेरिका की तरफ से नहीं की गई थी। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू वाशिंगटन में मौजूद हैं, जहाँ इस वक्त अब से चंद घंटों में या अब से थोड़ी देर में उनकी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ गाज़ा के हवाले से और ईरान के हवाले से टॉक्स होनी है। और ये टॉक्स जो हैं कि बहुत सी वजूहात की वजह से बड़ी पेचीदा हैं, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप की डिमांड्स और उनकी नीड्स और हैं, और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कुछ और है। और इससे नती ज़ाहिर है दर्जनों और इशू हैं, और मैं इन तमाम चीज़ों की तरफ चलना चाहूँगा बहुत क्विकली। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा महलो वकूअ अपना आपको बता दूं कि अगस्ता मेन में तो मैं मौजूद हूँ, लेकिन गुज़श्ता एक दिन मैंने मुख्तलिफ इलाकों में मेन में घूमते फिरते गुजारा। और जो ये सड़कें, इसकी तारीक किस्म की सड़कें हैं मेन की, उसके बारे में एक अमेरिकन फ्रेंड का मुझे ये कहना था कि स्टीवन किंग, जिन्होंने अमेरिका के अंदर लातादाद बेशुमार उन्होंने हॉरर के खौफनाक किस्म के नॉवेल्स लिखे हैं, उनकी इंस्पिरेशन जो है वो ये मेन की तारीक सड़कें और ये जंगल है। पता नहीं बात सही है ये नहीं है, लेकिन उनकी किताबों के बहुत से इमेजेस मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा सकता हूँ। दुनिया में जो लोग अपनी किताबें लिख के बहुत अमीर हुए हैं, उनमें स्टीवन किंग का भी नाम जो है वो सर फहरिस्त है। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा-सा आपके सामने ये भी बात रखूँ कि जब मैं ये नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में सड़क के ज़रिए सड़क पे ट्रैवल करते हैं, तो हर तरफ आपको तहद्दे नज़र पानी ही पानी, लेक्स, पॉन्ड्स, दरिया जो हैं वो नज़र आते हैं। और कमिंग फ्रॉम साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान के बैकग्राउंड से मुझे इस पे रश्क भी आता है और जेलसी भी बड़ी होती है। मेरा दिल चाहता है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान के आप हालात देख रहे हैं, जहाँ लगता है कि अगली जंगें पानी के इश्यू के ऊपर होंगी, उसका मज़ीद भी हम ज़िक्र करते भी रहे हैं, करेंगे भी। तो मुझे दिल चाहता है कि मैं ये पानी चोरी कर लूँ यहाँ से, चुरा के कहीं ले जाऊँ। मैं आपको उसके इमेजेस दिखाता हूँ। कल मैंने बहुत से घंटे एक ऐसी रिटायर्ड लोगों की कम्युनिटी के साथ भी गुज़ारे, जिसमें दूर-दूर तक इस कम्युनिटी में वॉटसन पॉन्ड के गिर्द ये सब लोग रहते हैं। रिटायर्ड लोग हैं जो पहले अमेरिका की गवर्नमेंट में काम कर चुके हैं, लेकिन सब लोग ने अपने केबिन्स और कॉटेजेस लिए हुए हैं, और एक बहुत ही क्वाइट और बहुत ही पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, जिसमें फ़िशिंग है, जिसके अंदर बोटिंग है, जिसमें स्विमिंग है। और मुझे बहुत से लोगों से बात करने का मौका मिला। यहाँ दूर-दूर तक कोई आपको हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी नज़र नहीं आता। हमारे होस्ट जो हैं वो ख़ालिसन स्कॉटिश, आयरिश ओरिजिन के अमेरिकन अमेरिकन थे। कुछ लोगों से बात करते हुए पाकिस्तान के बारे में किसी को बहुत ज़्यादा नहीं पता था। लेकिन 1-2 लोगों ने जो अमेरिकन गवर्नमेंट में काम कर चुके थे, उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान दुनिया में उन बहुत सी ट्रेजेडीज़ में से, जब वो पाकिस्तान का सोचते हैं तो उनको लगता है कि दुनिया में पाकिस्तान उन बहुत सी ट्रेजिक मकामात या ट्रेजेडीज़ में से एक जगह है, जिसे ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी साजिशों के नतीजे में वहाँ पे छोड़ा है। और उनका कहना ये था कि दुनिया में इस वक्त जितने वसाइल हैं, उनमें से अक्सर जो हैं वो बरतानवी साम्राज्य ने पैदा किए हैं, जिन्हें उसके बाद अंकल सैम ने और अमरीकी साम्राज्य ने इनहेरिट किया है। और पाकिस्तान एक ऐसी बदनसीब जगह है जिससे पहले ब्रिटिश ने खेला है और अब उससे अमरीकन खेल रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है, इस पे आप सोचते रहें, इस पे मज़ीद भी हम बात करेंगे। अब आए हम फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ, जिनकी स्टेटमेंट पाकिस्तान के तमाम अखबारात की ज़ीनत बनी। सिर्फ पाकिस्तान के अखबारात की ज़ीनत उनकी नहीं बनी स्टेटमेंट, बल्कि हिंदुस्तान के भी तकरीबन तमाम ज़राए अबलाग ने जनरल आसिम मुनीर की जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी एनडीयू की स्पीच है उसको बड़े नुमाया तौर पे पब्लिश किया है। जो ग्रेजुएटिंग ऑफिसर्स हैं, ये यूजुअली कर्नल, ब्रिगेडियर्स वगैरह होते हैं, उनसे वो खिताब कर रहे थे, जिसमें जनरल आसिम मुनीर ने इस चीज़ का जवाब दिया है कि ये जो एक इल्ज़ाम लग रहा है हिंदुस्तान की तरफ से, उसका कॉन्टेक्स्ट भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कोई तीसरी ताकत हिंदुस्तान पाकिस्तान की इस जंग में
मुलव्वस थी, इशारा उनका चीन की तरफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनरल आसिम मुनीर का कहना ये है, बेसिकली रेफ़रेंस ये है कि जो जनरल राहुल सिंह हैं, जो हिंदुस्तान के वाइस चीफ़ ऑफ डिप वाइस या डिप्टी चीफ़ ऑफ स्टाफ़ हैं हिंदुस्तान की फ़ौज के, उन्होंने 2-3 दिन पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक सेमिनार में खिताब करते हुए कुछ उन्होंने कमेंट्स किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान 3 ताकतों से लड़ रहा था, पाकिस्तान से भी, चीन से भी और तुर्की से। तुर्की को ऐसे वो खामख़ा सामने ले आए, 2 ही ताकतें बनती थीं, अगर बहुत ही इसको आप बहुत बढ़ा भी लें बात को, तो 2 पावर्स बनती थीं। तो उन्होंने इसका ये रेफ़रेंस दिया। अब जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि हिंदुस्तान जो है, उनको मसला ये है कि वो पाकिस्तान की इंडिजिनस जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, उसे रिकॉग्नाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही कि हिंदुस्तान ऑपरेशनली तौर पे रेडी नहीं था और हम ऑपरेशनली तौर पे रेडी थे। इस हद तक मैं जनरल आसिम मुनीर और फ़ील्ड मार्शल का जो एनालिसिस है फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, उससे हमें इत्तेफ़ाक करना पड़ेगा। बाकी बहुत सी चीज़ों से हम डिसएग्री भी करेंगे। क्योंकि अगर आप आजकल तो ख़ैर ये चैनल दोबारा बंद है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन जब भी हिंदुस्तान में इसको ज़्यादा देखा जाता है, तो मैं देखा बहुत से ऐसे कमेंट्स हमारे सामने आते हैं जिसमें लोग ये लिखते हैं इंडिया से कि पाकिस्तान की अपनी कोई फाइटिंग एबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान के तमाम हथियार जो हैं वो मांगे-तांगे के हैं, कोई अमेरिका के हैं, कोई चीन के हैं। ये बहुत बड़ी एक गलतफ़हमी है इंडियन माइंडसेट के अंदर। पाकिस्तान की अपनी भी एक इंडिजिनस फाइटिंग कैपेबिलिटी एंड प्रोफेशनल एबिलिटी भी है और वेपन सिस्टम बनाने की एबिलिटी भी है। फॉर इंस्टेंस मिसाइल्स के हवाले से, मिसाइल्स के हवाले से, और पाकिस्तान एयरफोर्स की अपनी एक बड़ी सख्त किस्म की इंडिजिनस ट्रेनिंग है, डिसिप्लिन है, उनकी एक प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है, जिससे अक्सर हिंदुस्तानी कमेंटेटर ख़ास करके आम लोग जो हैं वो उसे इग्नोर कर देते हैं। दूसरी भी जो बात है जनरल आसिम मुनीर की कि इंडिया ऑपरेशनली रेडी नहीं था, और हकीकत भी यही है कि हिंदुस्तान की पॉलिटिकल हाई कमांड जो है, उसने हिंदुस्तान की मिलिट्री को एक ऐसी जंग में फ़ौज को झोंका जिसके लिए वो पूरी तरह पे तैयार नहीं थे। तो यहाँ तक तो जनरल आसिम मुनीर की बातों में बहुत वज़न है। अब आगे जनरल आसिम मुनीर के आर्गुमेंट की कमज़ोरियों के ऊपर हम आ जाते हैं, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जनरल राहुल सिंह को, जो डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ है हिंदुस्तान के। जैसे मैंने आपको कहा 2-3 दिन पहले वो एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक सेमिनार था जिसमें बोल रहे थे, वहाँ क्वेश्चन आंसर्स को वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे। जनरल राहुल का कहना ये था कि चीन की जो मदद पाकिस्तान को मिली, वो सिर्फ सैटेलाइट कम्युनिकेशन की या सैटेलाइट डेटा शेयरिंग की नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के पास 81%, 81% जो वेपन सिस्टम है, वो सारे के सारे चीन के हैं। और यूँ चाइनीज़ जिनका एक फ़िलॉसॉफ़िकल वॉर पैराडाइम है, उनकी 36 जो स्ट्रैटेजिक पैराडाइम्स हैं, उनमें से एक ये है कि दूसरे को छुरे के तौर पर और उसको एक नाइफ़ के तौर पे इस्तेमाल करो, डैगर के तौर पे इस्तेमाल करो। और चाइनीज़ जो पाकिस्तान का सारा वेपन सिस्टम 81% चाइनीज़ ओरिजिन का है, उन्होंने हिंदुस्तान-पाकिस्तान की इस जंग में पाकिस्तान को एक टेस्टिंग लैब के तौर पर उन्होंने इस्तेमाल किया है। दीज़ वर द एग्ज़ैक्ट वर्ड्स ऑफ जनरल राहुल सिंह। लेकिन जनरल राहुल सिंह ने जो चीज़, जहाँ पर जनरल आसिम मुनीर का आर्गुमेंट खासा कमज़ोर हो जाता है, वो जनरल राहुल सिंह ने ये भी कहा कि जब डीजीएमओ टू डीजीएमओ मीटिंग्स हो रही थी सीज़ फायर के लिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की डीजीएमओज़ की जब मीटिंग हो रही थी, तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने पॉइंटेडली इंडियन डीजीएमओ को ये कहा कि आपके फ़लाँ-फ़लाँ वेपन सिस्टम और वेक्टर जो हैं, उन्हें आप मूव कर रहे हैं, बराए मेहरबानी उनकी मूवमेंट को रोक दें। अब यहाँ पर 3 किस्म के आर्गुमेंट आप डेवलप कर सकते हैं। एक तो ये कि जनरल राहुल सिंह ने झूठ बोला है, बिल्कुल झूठ बोला है, मुबालगा इसके चांस बहुत कम है कि वो आउटराइट झूठ बोल रहे थे। तो अगर पाकिस्तानी डीजीएमओ को इंडियन वेक्टर्स की एग्जैक्ट पोजीशनिंग और मूवमेंट पता थी, तो फिर इसकी 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो हिंदुस्तानी सिस्टम के अंदर से पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का सिस्टम इतना ज़बरदस्त था कि वहाँ से मुसलसल इन्फॉर्मेशन लीक होकर पाकिस्तान तक पहुँच रही थी, या फिर वो चीज़ है जो जनरल राहुल सिंह ने इशारा किया है कि चाइनीज़ अपने सैटेलाइट सिस्टम के ज़रिए पाकिस्तान को मुसलसल गाइड कर रहे थे और बता रहे थे, और यूँ वो पाकिस्तान की वॉर एफर्ट का हिस्सा थे। इसको इस तरह से देखा जा सकता है। इसका अब क्या जवाब है जनरल आसिम मुनीर के पास, ये हम ठीक तरह से कह नहीं सकते। लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने, जनरल राहुल सिंह ने एक बड़ी और भी इंटरेस्टिंग चुभती हुई बात की हिंदुस्तान के हवाले से। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का जो ग्राउंड डिफेंस सिस्टम था S-400, वो इस हद तक तो कामयाब रहा कि पाकिस्तानी जो सैकड़ों की तादाद में ड्रोन्स आए, उनको मार गिराया गया या उनका मुकाबला किया। लेकिन फिर उन्होंने चुभती हुई बात ये की
کہ ہندوستان کو اپنے گراؤنڈ سسٹم کو مضبوط اس لیے بنانا پڑے گا کہ پاکستانی ڈرونز کا ہدف ہندوستان کے پاپولیشن سینٹرز نہیں تھے، بلکہ وہ ہندوستان کے ویل گارڈڈ ڈیفنس بیسز وغیرہ تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ کل کلاں کو ایک آنے والی جنگ میں اگر پاکستانی ڈرونز جو ہیں وہ ہندوستان کے پاپولیشن سینٹرز کا رخ اختیار کرتے ہیں تو ہندوستان کا گراؤنڈ سسٹم اسے روکنے کے لیے ناکافی ہے۔ ایک انٹرسٹنگ کامنٹ، جنرل عاصم منیر نے ہندوستان کو یہ وارن کیا کہ ہندوستان نے اگر پاکستان کے آپریشنل سینٹرز کی طرف بیسز کی پاپولیشن سینٹرز پہ کوئی ایڈونچرزم کرنے کی کوشش کی تو یہ بالی ووڈ کی فلم نہیں ہوگی، اور پاکستان کی طرف سے اس کا بڑا سخت قسم کا جواب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ یہ ویسے ایک ریٹرک ہے، جسے لوگ کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں یہ کیسا ایک ریٹورک ہے یا ریٹرک ہے جس سے پاکستان کے لوگ بھی بہت خوش ہوتے ہیں، اور جونیئر افسران جن کو زیادہ معاملات کا پتہ نہیں وہ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اصل اس وقت پاکستان کا چیلنج یہ نہیں ہے جس کی طرف جنرل عاصم منیر اشارہ کر رہے ہیں، یا بہت سے اینکرز یا پوڈ کاسٹرز کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ اس کے اوپر ویلاگس کرتے رہیں۔ پاکستان کا پرنسپل چیلنج یہ ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کا پانی بند کرنے کا ڈیزائن بنا رکھا ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کو ہیلڈ ان ابینس کیا ہے، جس کے سلولی اینڈ گریجولی بہت سے کانسیکوینسز پاکستان کے اوپر ہوں گے۔ صرف ڈیٹا شیئرنگ اگر آپ بند کر دیں، ابھی ہم نے سینٹرل ٹیکسس کے اندر جو پانی کا طوفان دیکھا ہے، جس میں اب لیٹسٹ یہ ہے کہ نیو یارک ٹائمز کی میں سٹوری دیکھتا ہوں جس میں سمر کیمپ جو تھا اس نے کنفرم کیا ہے کہ وہ جو 27 بچیاں تھیں وہ 27 بچیاں جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یوں اب ڈیتھ ٹول سینٹرل ٹیکسس میں تقریباً 100 کے قریب چلا گیا ہے۔ پرنسپل ایشو کیا ہے؟ پرنسپل ایشو یہ ہے کہ جو امریکہ کا وارننگ سسٹم تھا وہ افیکٹو نہیں تھا۔ امریکہ کا وارننگ سسٹم ٹھیک طرح سے مختلف کمیونٹیز کو وارن نہ کر سکا اور وہ اسے سمجھ نہ سکے۔ تو ایون ہندوستان کی طرف سے جو ہائیڈرولوجیکل انفارمیشن اور ڈیٹا شیئر کیا جاتا ہے پاکستان سے، اس کی بھی بہت امپورٹنس ہے۔ پانی کے ساتھ ساتھ اس کی بھی بڑی امپورٹنس ہے، اور ظاہر ہے کہ پانی پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلا بلاول زرداری نے جو انٹرویو دیا الجزیرہ میں، اس میں کلیئرلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اب آپ ایک آفر کریں ہندوستان کو کہ بھائی ہم ہائی ویلیو آپ کے ٹارگٹ سے دہشت گرد جو ہیں، جو وانٹڈ پرسنز ہیں، وہ ہم آپ کے حوالے کرنے کو تیار ہیں، کوئی ہم نیگوسیشن آپ کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں۔ تو اصل ایشو اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ پانی کا ہے۔ اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایشو جو پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے وہ ہے جو آر ایس ایس اور بی جے پی نے ہندوستان کے طول و عرض میں گزشتہ 35-40 برس میں مسلمانوں کے خلاف اور پاکستانیوں کے خلاف اور پاکستان کی ریاست کے خلاف انہوں نے جو نفرت پھیلا دی ہے وہ بہت خوفناک ہے، اور یہ نفرت ہر جنگ اور ہر کانفلکٹ کے بعد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تاریخ میں جب کبھی بھی ایک بڑے سائز کا ملک یا قوم جو ہے وہ کسی دوسری قوم سے اس قسم کی نفرت کرنے لگ جاتی ہے تو اس کے ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز جو ہیں وہ نکلتے ہیں۔ اندلوسیا کا جو الٹیمیٹلی ڈیمائز ہے، جو مسلم ریپبلک ہے، اس میں اس ایلیمنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ ایلیمنٹ ہے چونکہ سارے جو یورپ کے کرسچنس سے جو اندلوسیا کے آگے پیچھے پائے جاتے تھے، اس کی جغرافی میں پائے جاتے تھے، وہ اندلوسیا کی ریاست کو انہوں نے کبھی قبول نہیں کیا تھا۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جس سے زائنسٹ اینڈ اسرائیلی جو تھنکرز ہیں اور جو اسٹریٹجسٹ ہیں وہ بہت اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اسرائیل کی لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی صرف اس وقت ممکن ہے جب اس کے عرب نیبرز جو ہیں وہ اس کے وجود کو تسلیم کر لیں، اس کے اکنامک، ٹریڈ اور ہیومن پارٹنرز جو ہیں وہ بن جائیں۔ اس کا میں مزید بھی میں ذکر کروں گا۔ ابھی گزشتہ 24 گھنٹوں میں نے یہ انٹرسٹنگ، 24 نہیں تو ہے تو خیر بات تھوڑی پرانی ہو گئی ہے، لیکن چند دن پہلے، میرے خیال سے 3 4 5 دن پہلے، ہندوستان کی حکومت کے کسی ایک دھڑے نے کوشش کی کہ پاکستانی یوٹیوب اینڈ ٹیلی ویژن چینلز کو آہستہ آہستہ ہندوستان میں کھول دیا جائے۔ کرکٹرز کے یوٹیوب چینلز، اسپورٹس مین کے، مختلف ایکٹرز کے، انٹرٹینرز کے کھول دیے رہے۔ اس میں یہ چینل بھی کھل گیا تھا، اس میں اور کچھ ٹویٹر ہینڈل بھی کھل گئے، لیکن پھر اس کا مختلف ہندوستان کی جو ایسوسیشنز ہیں ان کی طرف سے، کوئی سائن ورکرز ایسوسیشن ہے، شدید قسم کا ایک ریئیکشن رد عمل ہوا۔ باقاعدہ پٹیشنز کی گئیں پرائم منسٹر نریندر مودی کو کہ اتنی جلدی پاکستان جو ہیں، انہوں نے تو ہمارے سولجرز کو اتنا نقصان پہنچایا، ہماری اتنا پاپولیشن کو نقصان ہو گیا، ہمارے اتنے سپاہی جو ہیں وہ مر گئے ہیں، تو کیسے آپ نے ان کے چینلز جو ہیں وہ کھول دیے۔ یہ وہ نفرتیں ہیں جسے اکارڈنگ ٹو جو ریٹائرڈ لوگ مجھے امریکن ملے تھے ایک دن پہلے، یہ وہ نفرتیں ہیں جو برطانوی سامراج نے تحفے کے طور پہ دی ہیں ہندوستان کے، پاکستان کے لوگوں کو۔ لیکن اب یہ نفرتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ نہ پاکستان میں کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اس میں انگریزوں کا کیا رول ہے، نہ ہندوستان کے اندر کسی کو اس کی بہت زیادہ آگاہی ہے۔ اب آئے ٹکر کارلسن، ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیاں، اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف۔
जुमे के दिन अमरीकी ब्रॉडकास्टर, जर्नलिस्ट, टेलीविज़न एंकर पर्सन टकर कार्लसन ने ये ऐलान किया था कि उन्होंने एक ट्रांसलेटर की मदद से, इंटरप्रेटर की मदद से ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान का एक इंटरव्यू किया है, जिसे सैटरडे या संडे के दिन एडिटिंग के बाद रिलीज़ किया जाएगा बिकॉज़ ज़ाहिर है एक लैंग्वेज का मसला था। लेकिन ये कहीं मंडे की मॉर्निंग में ये इंटरव्यू जाके रिलीज़ हुआ है और ये इंटरव्यू इस वक़्त दुनिया के ज़राए अबलाग जो हैं इसे कवर कर रहे हैं, ख़ाह वो अमेरिका में हों, बरतानिया में हों, दुनिया भर हो। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ कि कितने ज़्यादा न्यूज़पेपर्स जो हैं वो इसके ऊपर मुख्तलिफ़ एंगल्स के ज़रिए इसकी चीज़ों को निकाल के कमेंट कर रहे हैं। टकर कार्लसन ने ये भी कहा कि मैंने बीबी नेतन्याहू का, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू करने के लिए तीसरी दफ़ा उनसे रिक्वेस्ट की है, लेकिन मुझे अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है नेतन्याहू का नहीं मिल रहा। टकर कार्लसन ने कहा कि मैंने ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान के साथ बड़े ब्रॉड किस्म के क्वेश्चंस पूछे हैं। मैंने उनसे ये नहीं पूछना चाहा कि ईरान का जौहरी जो तनसीबात हैं वो किस हद तक डैमेज हुई हैं। ज़ाहिर है इसका मुझे कोई भी ऑनेस्ट आंसर जो है, सच्चा आंसर नहीं मिल सकेगा। मैंने उनसे जनरलाइज़ सवाल पूछे हैं कि क्या आप ईरान इसराइल के साथ जंग करना चाहते हैं? क्या आप अमेरिका के साथ बातचीत करना चाहते हैं? क्या आप जंग को ख़त्म करना चाहते हैं? और उसमें जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उनकी ये खबर दुनिया भर के ज़राए इब्लाग की, उनका ये कहना जो है ये दुनिया भर के ज़राए इब्लाग की इस वक्त एक हेडलाइन है, जिसमें उन्होंने टकर कार्लसन को ये कहा है कि बीबी नेतन्याहू की इसराइल की हुकूमत ने उन्हें असैसिनेट करने की, कत्ल करने की कोशिश की। एक ऐसी जगह पे जहाँ वो अपनी टीम के साथ, कैबिनेट के साथ मीटिंग्स कर रहे थे, उसे स्पेसिफिकली टारगेट किया गया। मसूद पेज़ेश्कियान ने ये डिस्टिंग्विश भी किया, उन्होंने कहा कि उन्हें कत्ल करने की ये एफ़र्ट जो है, ये अमेरिका की हुकूमत की तरफ से नहीं की गई। अब ये बात नोट करने की है कि डोनाल्ड ट्रंप ऑन रिकॉर्ड हैं कि ईरान के जो स्पिरिचुअल रहनुमा हैं आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई, उन्हें इसराइली कत्ल करना चाहते थे। इसराइलियों ने अमेरिका का टैसिट अप्रूवल माँगा था, जिसमें बहुत सख्ती से उन्हें मना कर दिया गया था कि आपने आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई जो हैं उन्हें टारगेट आप नहीं कर सकते। तकरीबन 3 हफ़्ते तक आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई रूपोश रहे। अब गुज़िश्ता 48 घंटों में वो एक मस्जिद में उन्होंने आके ख़िताब किया है, जिसके बाद लोगों को एक सुख का लोगों ने साँस लिया। इसका मतलब है कि अब ये समझा जा रहा है कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा जो है वो कम हो गया है। ईरान के जो पिछले प्रेसिडेंट थे रईस, उनकी उनका जो हादसा हुआ था हेलीकॉप्टर का, अगर आप में से लोग याद हो, मेरा उसके बारे में भी एनालिसिस ये था कि उन्हें इसराइल ने टारगेट किया है। ताहम ईरानी उस वक़्त मज़ीद जंग की सूरत हाल को बढ़ाना नहीं चाहते थे, इसलिए ईरानियों ने कभी उसे एडमिट नहीं किया। लेकिन मेरा एनालिसिस ये है कि वो हादसा जो है, और अब आपने देखा है कि इसराइल की जो पेनिट्रेशन है ईरान के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, उसकी पॉलिटिक्स के अंदर, उसकी मैनेजमेंट में, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी ज़्यादा है। तो मेरा तो क्लियर है एनालिसिस कि वो भी इसराइल की कार्रवाई थी। मसूद पेज़ेश्कियान जो हैं, उन्होंने टकर कार्लसन को ये बताया इन क्वेश्चन आंसर्स में कि ये जो जंग अभी हुई है, ये ईरान ने ना तो ईरान शुरू करना चाहता था, ना ईरान ने ये जंग शुरू की है। और ईरान अमेरिका के साथ नेगोशिएशन कर रहा था जब ये जंग दरमियान में शुरू हो गई है। और इसमें ईरान की ज़िम्मेदारी जो है वो बिल्कुल भी नहीं बनती है। और उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के साथ न्यूक्लियर टॉक्स करने के लिए बिल्कुल भी तैयार हैं, किसी भी वक्त के टॉक्स शुरू हो सकती हैं। अमेरिका को सिर्फ हमें गारंटी ये करना है कि अगर एक दफ़ा फिर हम उनके ऊपर ट्रस्ट करें, हम उन पे कैसे ट्रस्ट करें, बिकॉज़ पहले हमने उन पे ट्रस्ट किया, हम उनके साथ टॉक्स कर रहे थे, जिसके दरमियान में हमारे ऊपर इसराइली हमले शुरू कर दिए, फिर अमेरिका उसका हिस्सा बन गया। अमेरिका को हमें ये गारंटी करना है कि अगर हम ऐसी टॉक्स में दोबारा शामिल होते हैं, तो हमारे ऊपर इसराइल की तरफ से या अमेरिका की तरफ से हमला जो है, वो नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब हम सब गुज़िश्ता चंद हफ़्ते के 12 दिन की जंग के कॉन्फ्लिक्ट को देख के मेरा ख़्याल है हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे ये शक रह गया हो कि इसराइल से लड़ने का मतलब ये है कि ईरान इसराइल से नहीं लड़ रहा, इसराइल अमेरिका से लड़ रहा है। इवन जब अमेरिका ने ख़ुद से हमला नहीं भी किया था, तो इसराइल का तमाम तर जो डिफेंस था वो अमेरिका के बहरी बेड़े कर रहे थे, अमेरिका का असला, अमेरिका के वेपन सिस्टम, अमेरिका की एयर फोर्स इसमें लगे हुए थे। और ईरान को इसराइल शिकस्त नहीं दे सकता अपने ज़ोर बाज़ू पे। ईरान को सक्सेसफुली अगर पिन डाउन करेगा इसराइल, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेरिका की ताकत से कर सकता है। ये और बात है कि अमेरिका के तमाम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और डिसीजन मेकिंग पे जो ज़ायनिस्ट लॉबी है, उसे एक मुकम्मल कंट्रोल जो है वो हासिल है। आईएईए के इंस्पेक्टर्स के हवाले से, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स हैं, उसके हवाले से ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान का ये कहना था कि
IAEA ने ईरान के ऊपर जो गैर कानूनी क्लियर वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ में जो हमले इसराइल ने किए और फिर अमेरिका ने किए, IAEA ने जिसकी जिम्मेदारी बनती थी और जिसको ईरान के अंदर एक्सेस दी गई, उसने इन्हें किसी भी स्टेज पे इसकी मजम्मत नहीं की, कंडेम नहीं किया, जिसकी वजह से IAEA के बारे में ईरान के अवाम में अब और ईरान के इंतज़ामी ढांचे में बहुत किस्म के शकूक और सस्पिशंस पाए जाते हैं। ताहम उन्होंने ये कहा कि हमारे जो एटमी तनसीबात हैं, जौहरी तनसीबात हैं, उन्हें शदीद नुकसान पहुँचा। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप नोट करें कि पहले चंद दिनों में ईरानियंस इस हवाले से खामोश रहे और इसराइली और अमेरिकन सोर्सेज ने ये कहना शुरू कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप गलत कहते हैं और ईरान की तनसीबात को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा। अब एक टांग के ऊपर खड़े होकर ईरानी मसलसल स्टार्टिंग फ्रॉम देयर फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगची और अब उनके प्रेसिडेंट बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी जौहरी तनसीबात को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। अभी तक हम एक असेसमेंट फ़ेज़ में हैं, हम ये असेस कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि किस हद तक नुकसान पहुंचा है, और जब तक हम ये असेसमेंट फ़ेज़ और अपनी रिस्क असेसमेंट के वो अब तनसीबात में अंदर जाया जा सकता है कि नहीं, यानी वो स्ट्रक्चर कितना स्टेबल है, जब तक हम ये असेसमेंट का प्रोसेस कंप्लीट नहीं करेंगे, उतनी देर तक IAEA के इंस्पेक्टर्स जिनको निकाल दिया गया है ईरान से, वो वापस नहीं आ सकते। ऑफ कोर्स ये एक पॉलिटिकल उनकी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन जिस तरह से ईरान अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट कर रहा है, उससे आपको ये अंदाज़ा लग सकता है कि ईरान के ऊपर ज़ायनिस्ट लॉबी का और अमेरिका का, बेसिकली ज़ायनिस्ट लॉबी का कितना ज़्यादा शदीद किस्म का प्रेशर है। अब ये जब हम सारी चीज़ देखते हैं तो मेरा ख़्याल है कि बजाय इसके ये सोचने के कि ईरान की इसराइल ने या अमेरिका ने पिटाई कर दी, असल चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि पूरी मुस्लिम दुनिया, जिसके OIC के कोई पता नहीं 48 या 47 या 50 के करीब मेंबरान हैं, उसमें ईरान एक वाहिद मुस्लिम कौम, नेशन, स्टेट है जो इंटरनेशनल ग्लोबल ज़ायनिज़्म के ख़िलाफ़ खड़ा है और जिसने ग्लोबल ज़ायनिज़्म के सामने सरेंडर नहीं किया। बाकी सारे के सारे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो सरबसजूद हैं, वो सिजदे में गिर चुके हुए हैं, और उनमें से किसी की भी ज़रा सी भी हिम्मत नहीं है कि ग्लोबल ज़ायनिज़्म के सामने आँख भी उठा सके। ज़ुबानी वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग तुर्की, पाकिस्तान वगैरह इशू करते रहते हैं, उसकी कोई हकीकत नहीं है। अगर कोई खड़ा है और रेज़िस्ट कर रहा है ज़ायनिज़्म को, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ईरानी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कर रही है। तो ये वो एक्चुअल चैलेंज है जिसके दरमियान में आप देखते हैं कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इस वक्त वाशिंगटन में हैं। जब मैं बोल रहा हूँ अब से थोड़ी देर में उनकी एक बड़ी इम्पोर्टेंट जो बातचीत है उसने शुरू होना है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और इसकी अभी कोई तफसीलात हमारे सामने नहीं आई कि ये अभी बातचीत शुरू हुई है कि नहीं, लेकिन उसके बारे में जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्या है, एजेंडा क्या है, वो सारा फ्रेम हो चुका है, जिससे हम न्यूयॉर्क टाइम्स से, वॉशिंगटन पोस्ट से, AP से, रॉयटर्स से हम उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जो चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं वो यानी इस मुलाकात के चैलेंजेस क्या हैं जो हमें पता चल रहा है ज़राए इब्लाग से, वो ये है कि ट्रंप और ट्रंप की इंतज़ामिया और टीम चाहती है कि फौरी तौर पे गाज़ा में सीज़ फायर हो और वहाँ पर एक ओपन जो एड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है वो शुरू हो। अभी जो एड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है वो भी बड़ा खौफनाक है। अगर आप उसकी तस्वीरें देखें, मैं एक आध तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यकीन नहीं आता कि क्या मौजूदा दुनिया में इस हद तक भी सितम ज़रीफ़ी हो सकती है, इतना जुल्म हो सकता है जिस तरह से गाज़ा के अंदर एड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। बहरहाल एड डिस्ट्रीब्यूशन को कुछ अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स, इसराइल ने उन्हें आउटसोर्स किया हुआ है, वो ये एड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और जितने क्रेडिबल अक़वाम मुत्तहिदा के एक्रेडिटेड जितने भी एड डिस्ट्रीब्यूशन के फ्रेमवर्क या इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते थे, या UN की अपनी एजेंसीज़ हैं, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अमेरिका की बड़ी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबको इजराइल ने वहाँ से हटा दिया है, और एक खुद अपनी मर्ज़ी के कोई उन्होंने ज़ायनिस्ट कॉन्ट्रैक्टर रखे हैं एड डिस्ट्रीब्यूशन के, जो 4 मकामात पे दिन में 1-1 घंटे के लिए उसे खोलते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर शदीद वायलेंस होती है और तबाही मचती है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि खुल्लम खुला एड का प्रोसेस शुरू हो, मुकम्मल एक कंप्लीट अनइंटरप्टेड सस्टेनेबल सीज़ फायर वहाँ पे हो। अब यहाँ पे मसला क्या है? यहाँ पे मसला ये है कि नेतन्याहू की इंसिस्टेंस ये है कि पहले वेरीफाइबल तरीके से हमास का ख़ात्मा होना चाहिए, हमास के तमाम मिलिटेंट्स और स्ट्रक्चर को गाज़ा से निकल जाना चाहिए। नेतन्याहू की टीम समझती है कि सारा के सारा गाज़ा ही बुनियादी तौर पर हमास ही की रिफ्लेक्शन है, सारे ही लोग जितने एबल बॉडीड मैन एंड वुमेन हैं वो सब हमास के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने उसका हल ये निकाला है कि वो स्वीटनर के तौर पे
नेतन याहू को ये बताना चाहते हैं कि अगर यहाँ पर एक सीज़ फायर हमें मिल जाता है तो सऊदी अरब और जो बाकी अरब ममालिक हैं वो अब्राहमिक एकॉर्ड जो बाकी रह गए हैं वो उसकी तरफ बढ़ सकेंगे, जिसके नतीजे में इसराइल की रिकग्निशन का एक प्रोसेस होगा। जैसे कि मैंने चंद लम्हे पहले आपको कहा कि इसराइली स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में इसराइल की रिकग्निशन और उसकी जो एंगेजमेंट है विद द अरब कंट्रीज़ एंड मुस्लिम कंट्रीज़ वो बड़ी ज़रूरी है। अंदलूसिया का जो हशर हुआ था 300 साढ़े 300 साल की कामयाबी के बाद, और अगले उसके आखिरी 300-400 साल कितनी मुश्किल से गुजरे थे, वो इसराइली जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं उनके जहन में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी ऐसी रियासत और पॉलिटिकल एंटिटी जिसको उसके गिरदो नवा और उसके जोग्राफिया की रियासतें लोग तस्लीम न करें वो सस्टेनेबल नहीं होती है। तो ये सस्टेनेबिलिटी उन्हें चाहिए, और उन्हें अमेरिकन टीम ये बता रही है कि एक दफ़ा सऊदी अरब जब अब्राहमिक एकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगे तो ये बाकी सारे बेकार छोटे मोटे किराए के टट्टू पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, शलेशिया जो हैं ये सब लाइन हाज़िर हो जाएंगे। तो ये चीज़ वहाँ पे एट स्टेक है। लेकिन दूसरा जो मसला है ईरान का, वहाँ पर भी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। इसलिए कि ट्रंप और ट्रंप की टीम अब चाहते हैं कि चूँकि उनकी पोज़ीशन ये है कि ईरान की जोहरी तनसीबात को इर्रिवर्सिबल नुकसान पहुँचा है बहुत देर के लिए, अब हमें एक ईरान के साथ एक न्यूक्लियर यूएस ईरान न्यूक्लियर डील जो पहले 2015 में की गई थी जेसीपीओए, और जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने अंडर द ज़ायनिस्ट प्रेशर उससे विड्रॉ किया था 2018 में, अब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा उस किस्म की डील करना चाहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपने देखा, मैंने आपको बताया पिछले वीलॉग्स में कि ट्रंप और पेंटागन और सीआईए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जबकि इसराइली एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अगर ईरान को डील मिल जाती है दोबारा ट्रंप से, तो न्यूक्लियर डील मिल जाती है, तो ईरान की इकॉनमी और सैंक्शंस हट जाती हैं, तो ईरान की इकॉनमी बहुत बेहतर तौर पर डेवलप होने लग जाएगी। नेतन्याहू का मसला कभी भी ईरान का बॉम्ब नहीं है। ये एक अट्रैक्टिव, दिलकश, खासा कन्विंस कर देने वाला एक्सक्यूज़ ज़रूर है, और बहुत से लोग जो हैं पाकिस्तान के तो 99.99% लोग चूँकि बम से आगे दुनिया के बारे में कुछ सोच भी नहीं सकते, तो उनको यही लगता है कि बम, 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 बम। पाकिस्तानी थिंकिंग है बम, 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 बम। तो उनके हिसाब से ये है कि सारा मसला बम का है। असल मसला बम का बिल्कुल भी नहीं है। नेतन्याहू के लिए मसला बम नहीं है, नेतन्याहू का मसला इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। नेतन्याहू को सीरिया की तरह का, इराक की तरह का पैसिफाइड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चाहिए, जिसे ज़ायनिस्ट कंट्रोल कर सकें। इसी हफ्ते इसराइल में और सीरिया के दरमियान भी नेगोशिएशंस हो रही हैं अपनी बॉर्डर की बेहतर मैनेजमेंट के लिए। इसराइल को ईरान में रजीम चेंज चाहिए। अगर मसला बम का होता तो 2015 का जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था, जिसे 2018 में नेतन्याहू और इसराइली लॉबी के प्रेशर में ट्रंप ने उससे यूनिलैटरली विड्रॉ किया, अकॉर्डिंग टू ऑल इसराइली न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू द इसराइली जो उनका एटॉमिक एनर्जी कमीशन है इसराइल का, उसने कहा था कि ये जो डील है जेसीपीओ 2015 की, ये रिक्वायरमेंट्स को मीट करती है। तो उसमें से जो निकले ही इसलिए हैं कि ईरान को आपने एक हालत जंग में रखना था। ये वो इश्यूज़ हैं जिसका ट्रंप ने हल निकालने की कोशिश करनी है, और जब इसका रिज़ल्ट हमारे सामने आएगा तो हम इस पे मज़ीद कमेंट जो है वो कर सकेंगे। अब मैं एक सवाल जो मैंने पिछले वीलॉग में आप सबके लिए छोड़ा था, मैं दोबारा वो सवाल आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। जो शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल ने कहा था, ग़ुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, ग़ुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। इसका मतलब है क्या? ये जो पहला मिसरा है ये तो बहुत हद तक समझ आता है, वैसे इसमें भी बड़ी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि जब आप ग़ुलाम होते हैं तो ग़ुलाम ज़ाहिर है किसी वेपन सिस्टम के ज़रिए, शमशीर या वेपन सिस्टम के ज़रिए या अपनी स्ट्रेटजी के ज़रिए ही अपना जो दुश्मन है या अपने जो जिसने उनको ग़ुलाम बनाया है उससे लड़ते हैं। तो जब शायर मशरक़ ये कहते हैं कि ग़ुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, तो इसका मतलब क्या है? और फिर जो दूसरी चीज़ है, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं शमशीरें, इसमें बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि शायद कोई उन्होंने बहुत ज़्यादा कष्ट किया है ज़िंदगी में 30-40-50 साल का, तो उनको लफ़्ज़ ज़ौक़ यकीन का मतलब समझ आ गया, मुझे शायद समझ नहीं आ रहा। ये ख़ासी बड़ी आपकी एक कन्फ्यूजन है। मैं इस पे ज़ाहिर है इतना भी नाबल्द नहीं हूँ, पहले भी इस पे ख़ासी रिसर्च कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत से स्क्रीनशॉट भी दिखाना चाहता हूँ। ये स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पे देखें, और फिर आखिर में इसका ख़ुलासा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अल्लामा इकबाल ने ज़ौक़ यकीन को एक ऐसी रूहानी और जज्बाती कैफ़ियत के तौर पर इस्तेमाल किया जो ईमान, इश्क और खुदी के इम्तज़ाज से पैदा होती है। यह तसव्वुर उनकी नज़म ज़ौक़ व शौक़ में फ़लस्तीन के रूहानी माहौल, नातिया जज्बे और आलम इस्लाम की बेदारी के तनाज़ुर में नुमायाँ है। इकबाल के यहाँ ये कैफ़ियत इंसान को
خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کائنات کے ساتھ گہرے ربط میں لاتی ہے اور اسے انفرادی اور اجتماعی طور پر فعال اور متحرک بناتی ہے۔ یہ سارے کہاں سے میں پڑھ رہا ہوں؟ یہ میں گروک جو ہے اس کی سائٹ سے وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ بٹ از دیٹ دی آنسر؟ میں چاہتا ہوں اس پہ سوچیں۔ ابھی میں نے اس پہ اپنے انالیسس آپ کو نہیں دیا، میں صرف سوال آپ کے لیے ریز کر رہا ہوں، اس پہ سوچیں، پھر اس پہ بات کریں گے۔ تھینک یو۔